हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो इसमें हम लोग लॉज ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेंगे। लॉज ऑफ मोशन में हम लोग क्या देख रहे थे भाई, तो वो कहाँ तक हुआ था, न्यूटन थर्ड लॉ वगैरह तक हो गया था ना, वहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। और अब हम लोगों को बात करना है कुछ जनरल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो जो पहला अपने पास है टाइप, वो लिफ्ट वाला प्रॉब्लम है। लिफ्ट में क्या होता है कि जैसे अगर मान लो कोई बॉडी लिफ्ट में है तो वो कौन कौन सा, मतलब उसके साथ क्या उसके वेट में फ़र्क पड़ता है अगर लिफ्ट ऊपर नीचे मोशन कर रहा है, या फिर लिफ्ट का जो थ्रेड है, लिफ्ट का जो जिससे वो बंधा हुआ है वो टूट के गिर जाए, या फिर लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है जी से ज़्यादा हो जाए। ये सब केस अपने को डिस्कस करना है। तो जो सबसे पहला केस है कि व्हेन लिफ्ट इज़ इन रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन, मतलब लिफ्ट कौन से कंडीशन में है, या रेस्ट में है या फिर मूव कर रहा है, कितने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो देखो होता क्या है कि जब कभी भी हम लोग लिफ्ट वाला केस डिस्कस करते हैं तो हम लोग को करना क्या है, देखना है कि जो भी बॉडी है उसमें कुल मिला के इसमें अपने को देखना है कि जो बॉडी है लिफ्ट के अंदर उसका वेट क्या होगा अगर लिफ्ट का मोशन होगा। जैसे ये मान लो वेइंग मशीन है, ये लिफ्ट है अपने पे, ये वेइंग मशीन है। इस वेइंग मशीन पे किसी को खड़ा कर देते हैं तो कोई खड़ा हो गया या कोई खड़ा हो गया। अभी कोई खड़ा हो गया तो उसका कुछ वेट होगा, वो वेट में क्या फ़र्क आता है जब लिफ्ट का मोशन होता है, तब हमको बताना। तो जैसे मान लो अभी फ़िलहाल क्या है, लिफ्ट रेस्ट में है, या फिर हम ऐसा माने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करें। तो फिलहाल जो अपने पास फोर्सेज यहाँ पे एक्ट कर रही होंगी, मतलब इस बॉडी पे जो फोर्सेज एक्ट कर रहा होगा वो क्या क्या होगा। तो सबसे पहले नीचे की तरफ एक फोर्स हो जाएगा mg, ग्रेविटी की वजह से। और बदले में ये जो ये किस पे लग रहा होगा, इस पे लग रहा होगा, थोड़ा गलत डायरेक्शन से आ रहा है। और बदले में ये वेइंग मशीन ऊपर फोर्स लगा होगा एन का। तो यही दो फोर्स अपने को देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग बात करें कि जब लिफ्ट रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या क्या फोर्स होगा, तो एन इज़ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वही बात हो गया। उसके बाद फोर्स बाय वेइंग मशीन ड्यू टू mg फोर्स ऑफ मैन ऑन वेइंग मशीन, वही बात हो गया कि एन नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, mg फोर्स नीचे की तरफ। तो यही दो फोर्स एक्ट करके उस आदमी पे। और यहाँ पे अपने को पता है कि जो नेट फोर्स है वो क्या है, ज़ीरो। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, ज़ीरो है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, एन इज इक्वल्स टू mg होगा कि फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा और इक्वल एंड अपोजिट रहेगा। तो इक्वल एंड अपोजिट तो है ये, तो एन इक्वल्स टू mg। तो कहने का मतलब ये जो एन है यही अपने को क्या बताएगा, वेट बताएगा, उस व्यक्ति का वेट यही बताएगा। तो इस केस में जब जो लिफ्ट है वो रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, इस केस में जो वेट देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, mg के बराबर देखने को मिलेगा। और mg ही एक तरह से जनरल अपने पास वेट होता है। किसी भी चीज़ का वेट निकालना तो हम कैसे निकालते हैं, mg से निकालते हैं। तो मतलब एक्चुअल में जो वेट होगा उस आदमी का वही वेट अपीयर होगा उस वेइंग मशीन पे, वही वेट अपने को वेइंग मशीन में दिखाई देगा। लेकिन क्या अगर हम लिफ्ट को मोशन करा दें ऊपर नीचे तो सेम होगा, तो देख लिया जाए, डिस्कस कर लिया जाए। तो अब दूसरा केस अपने पास हो जाएगा व्हेन लिफ्ट इज़ एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, जब लिफ्ट क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा हो तो क्या अपने को देखने को मिलेगा, तो जैसे ये अपने पास डायग्राम हो गया, डायग्राम फिर से हम यहाँ पे बना देते हैं। जैसे ये डायग्राम हो गया अपने पास, और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा, मतलब ऊपर की तरफ क्या है, एक्सेलरेशन है। इसी में क्या लगा हुआ है, तो इसी में वेइंग मशीन लगा हुआ है, ये हो गया वेइंग मशीन। इसी पे खड़ा है कोई व्यक्ति, तो कोई व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए, ये कोई व्यक्ति खड़ा हो गया और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ क्या क्या फोर्सेस होगा, उस फोर्सेस को बना लें हम, कौन कौन सा फोर्स होगा। तो सबसे पहले नीचे हो जाएगा अपने पास mg और ऊपर हो जाएगा अपने पास n, यही दो फोर्स होगा। और ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम बाहर से बैठ के देखेंगे, जैसे मान लो बाहर से बैठ के इस सिनेरियो को देखना है, तो क्या देखने को मिलेगा कि जो पूरा सिस्टम है लिफ्ट वाला पूरा बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करता हुआ जा रहा है तो हमको देखना है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, जनरल फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब अगर किसी मास के पास एक्सेलरेशन है तो उसकी तरफ क्या लग रहा है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा। तो इस केस में एफ एक्सटर्नल जीरो नहीं होगा, मतलब कहीं ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। तो अब उन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस कर लिया। तो यही कहानी लिखा कि एन क्या है अपने पास, एन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वेइंग मशीन द्वारा, mg क्या है डाउनवर्ड रहेगा नीचे ग्रेविटी के द्वारा। तो और नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या होगा, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड लिफ्ट, तो वो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। वही बात हम यहाँ पे कर दिए, सारा कहानी यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब देखा जाए कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है उस बॉडी पे, जिस चीज़ को हम देख रहे हैं वो उस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। तो फोर्स दो एक्ट कर रहा है, एक एन है एक mg है। तो क्या दोनों बराबर होगा इस केस में, दोनों बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि हम देखेंगे अगर एन भी फोर्स है mg भी फोर्स है, ठीक है, और बॉडी का मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है।
तो अगर हम देखेंगे ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है, दो ही फोर्स अपने को दिखाई दे रहा है, एन इज इक्वल टाइम का पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, कहीं ना कहीं ऊपर वाला फोर्स जीत रहा है, मतलब जो ऊपर डायरेक्शन में फोर्स है वही तो जीत रहा है। तो इस केस में एन जाते हैं एम जी से, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एन माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। बात समझ आया। और एन क्या है, एन ही तो अपने पास वेट आएगा, अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किया, एन को ही हम लोग वेट बोलेंगे, तो एम जी को उधर भेज दें तो एम ए प्लस एम जी हो जाएगा। एम अगर हम कॉमन लें तो क्या बचेगा, ए प्लस जी। तो कुल मिला के अपने पास जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या फिर हम ऐसा कह लें जो वेट आ गया, वो वेट पहले केस में क्या था, पहले केस में जी के बराबर था, एम जी था पहले केस में। लेकिन इस केस में क्या है, जितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है वो एक्सेलरेशन भी ग्रेविटी में ऐड हो जाएगा, उसके बाद अपने पास वेट निकलेगा। तो जब कभी कोई लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता है तो हम अगर उसमें हैं, बैठे हुए हैं लिफ्ट के अंदर, और लिफ्ट अगर एक्सेलरेट करता हुआ ऊपर जाता है तो हमको अपना वजन भारी फील होगा। या फिर अगर हम वेइंग मशीन पे भी खड़े हैं ना, मान लो मेरा वजन 60 kg है अगर, तो अगर हम वेइंग मशीन पे खड़े हैं तो वो जो वेइंग मशीन हो सकता है 61 दिखाए, 62 दिखाए, 65 दिखाए, जिस हिसाब से ऊपर का एक्सेलरेशन है उस हिसाब से अपना वेट बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ा हुआ अपीयर होगा, दिखाई देगा वेइंग मशीन पे। अब ये क्यों होता है, तो ये इस कारण से होता है। ठीक है, बात समझ आए। तो यहाँ पे बात क्या हो रहा है कि एन इज ऑल्सो द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन हैज़ द अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन विल बी मोर देन हिज एक्चुअल वेट। वही बात हम बोले कि जो वेइंग मशीन पे वेट दिखाई देगा उसके एक्चुअल वेट से ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है, कब, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हम क्या कर ले, लिफ्ट को नीचे की तरफ ले आए। जब लिफ्ट नीचे की तरफ रहेगा तो यही लिफ्ट है अपना, हर केस में लिफ्ट का कलर बदल जा रहा है। ये वेइंग मशीन है अपना, ये आदमी है अपना, आदमी को खड़ा कर देते, ये आदमी हो गया इस बार, तो ये हो गया आदमी खड़ा है, और लिफ्ट इस बार नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता हुआ आ रहा है। फिर से वही बात, जो जो फोर्सेस लग रहा है वो हम बना लें। तो एक तो नीचे फोर्स लगना ही है मुझे, और ऊपर फोर्स लगना है अपने पास एन, ये फोर्सेस तो लगना ही है। बाहर से हम देखेंगे तो ये पूरा सिस्टम नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब दो ही फोर्स है अपने पास, एक एन है एक एम जी है, दोनों में जीत कौन रहा है इस बार, तो अगर पूरा सिस्टम नीचे की तरफ आ रहा है तो एम जी जीत रहा है। और यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है तो एफ इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एम ए। अब दो जो फोर्स है अपने पास, उन दोनों फोर्स में जीत कौन रहा है, एम जी जीत रहा है, तो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एन इज इक्वल्स टू एम ए। अब अरेंज करके एन का वैल्यू अगर निकाला जाएगा तो एन इधर आ जाएगा, एम जी माइनस एम ए हो जाएगा, एम कॉमन ले लेंगे तो जी माइनस ए इज इक्वल्स टू एन। तो इस केस में क्या होगा, उसका वेट कम अपीयर होगा, मतलब अगर लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता हुआ आएगा तो जो भी अपीयर वेट है, मतलब जो रियल वेट है और एक अपीयर वेट है, जो भी अपीयर वेट है वो कम नज़र आएगा एज़ कम्पेयर टू रियल वेट। तो यहाँ पे क्या, कितना कम आएगा, तो जिस हिसाब से एक्सेलरेशन होगा उस हिसाब से कम आएगा। तो तीन केस हम लोग डिस्कस कर लिए। पहला केस क्या था कि अगर रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन है तो जो वेट है मेरा एक्चुअल वही दिखाई देगा। अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो भारी दिखेगा, अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो हल्का दिखेगा, ये हो गया। अगर मान लो हम नीचे की तरफ आ रहे हैं और लिफ्ट का रस्सी टूट जाए तब क्या होगा, लिफ्ट गिरने लगेगा। अगर गिरने लगेगा तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन उस समय कितना हो जाएगा, जो ए से गिर रहा नीचे की तरफ आ रहा था अब गिरने लगा, तो उस केस में ए किसके बराबर हो जाएगा, जी के, क्योंकि फ्री फॉल हो गया ना। तो जो लिफ्ट है उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। तो अगर वो उसी चीज़ को हम यहाँ डिस्कस कर लें, मान लो इफ़ कंडीशन बोलते रहे ए इज़ इक्वल टू जी, मतलब ये कौन सा केस हो गया, फ्री फॉल वाला। अगर लिफ्ट का रस्सी टूट जाए तब क्या हो जाएगा, तो लिफ्ट का रस्सी अगर टूट जाएगा तो एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाएगा। तो फिर अपने को क्या देखने को मिलेगा, तो अपने को देखने को मिलेगा एम जी माइनस जी इज इक्वल्स टू एन, ये जीरो तो जीरो, एन मतलब जीरो, और ये क्या है, एन को हम क्या बोल रहे थे, वेट तो बोल रहे थे। तो वेट कितना हो गया, जीरो। क्या वेट जीरो हो जाएगा मेरा, तो वेट जीरो कब होगा भाई, जब उस वेइंग मशीन पे कुछ हो ही ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस को हम बोलते हैं वेटलेसनेस। कब, जब लिफ्ट फ्री फॉल होने लगेगा, लिफ्ट का रस्सी टूट जाएगा, लिफ्ट फ्री फॉल होने लगेगा, या फिर मान लो लिफ्ट बंधा हुआ है लेकिन उसका एक्सेलरेशन अगर जी के बराबर हो जाए, लिफ्ट नीचे आ रहा है उसका एक्सेलरेशन अगर हम लोग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दें तो उस केस में वेटलेसनेस हो जाएगा, मतलब उस वेइंग मशीन पे कोई वेट ही नहीं आएगा। तो इस केस को हम बोलते हैं वेटलेसनेस। तो लिफ्ट में या फिर फ्री फॉल जब होगा लिफ्ट में तब वेटलेसनेस वाला केस आता है। ठीक है, समझ आया, उम्मीद करते समझ आया होगा। अगर मान लो एक और कंडीशन इसमें हम लगा दें कि जो एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ उसको ग्रेविटी से भी ज़्यादा कर दें। ग्रेविटी कितना है 9.8, नीचे की तरफ हम एक्सेलरेशन कर दें 10 का, 11 का, 12 का, मतलब बहुत बड़ा बिल्डिंग है, 200-400 माले का बिल्डिंग है, और हम एक्सेलरेशन कर दें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो ये तो ग्रेविटी से ज़्यादा हो गया। तो अगर एक्सेलरेशन ग्रेविटी से ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा ना कि जो भी बॉडी है, जो वेइंग मशीन पे बॉडी था वो धीरे धीरे वेइंग मशीन को छोड़ने लगेगा और वो सीलिंग की तरफ जाएगा मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है वो सीलिंग की तरफ। कब, जब एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी हो जाएगा। तो
तो जब एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी हो जाएगा ना, तो जो बॉडी है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगेगा, ऊपर की तरफ जाके किससे टकरा जाएगा, सीलिंग से टकरा जाएगा। तो ये वाला जो केस है, मतलब ये जो सीलिंग से टकराने वाला केस है वो कब होता है, जब एक्सेलरेशन ग्रेविटी से ज़्यादा हो जाए। वही बात देखो यहाँ पे वेटलेसनेस वाला केस हो गया। वेटलेसनेस कब हो गया, जब एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटी के बराबर हो जाए या फिर फ्री फॉल हो जाए। और पांचवा केस है कि जब लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो लेकिन एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी करते हैं। अगर एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी हो जाए तो उस केस में बॉडी विल लिफ्ट फ्रॉम फ्लोर ऑन टू द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट। तो और जाएगा किससे टकरा जाएगा, सीलिंग से टकरा जाएगा। तो ये सारा लिफ्ट वाला केस हम लोग डिस्कस कर लिए। लिफ्ट वाला केस डिस्कस कर ले तो लिफ्ट के बेस पे क्वेश्चन आएगा, तो यहीं से करना है सारा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे दूसरे केस पे। जो भी आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, एक तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम लोग ये करते हैं तो क्या होगा, ये करते हैं तो क्या होगा। एक तरह से कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। अब दूसरा कंडीशन बेस्ड ये है ना कि इट इज़ ईजियर टू पुल और पुश समथिंग। पूछ रहा है कि किसी चीज़ का, या बहुत गर्मी है सब, पसीना पसीना। अभी हम आए हैं ब्रांच से, मतलब थोड़ी देर पहले आए हैं ब्रांच से, हाथ मुँह धुले हैं, रिकॉर्ड नहीं किए थे सुबह तो सोचा अभी कर लें। इतना गर्मी है ना, पूरा हालत ख़राब। पसीना तो तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, बहुत मेहनत कर रहे यार हम अभी। तो किसके लिए, तुम लोगों के लिए, तुम लोगों के लिए ना, पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो बात कर ले अब हम लोग, इट इज़ ईजियर टू पुल और पुश ऑब्जेक्ट, मतलब किसी चीज़ को धक्का देना आसान है कि खींचना आसान है, अब ये डिस्कस करना अपने को। तो देख लीजिए, सबसे पहले मान लो कुछ है अपने पास, कुछ है मतलब कोई बॉक्स है अपने पास। तो ये कोई बॉक्स हो गया, अच्छा ये तो मार कर में हो गया, पूरा भरा पूरा हो गया, बढ़िया लग रहा है। लेकिन नहीं कुछ, अब लाइट भी चला गया यार, लाइट चला गया ना। तो अब डिस्कस करना अपने को कि किसी चीज़ को खींचना आसान होता है कि धक्का देना आसान होता है। तो कुछ लेट कर लीजिए, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है अपने पास, उसमें लगने वाला सारे फोर्सेस को एक बार देखा जाए कैसे क्या रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है अपने पास, ठीक है, ठीक। और एक और ऑब्जेक्ट लेट कर लेते हैं, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, दो कंडीशन लेना पड़ेगा कि एक बार खींच रहे हैं, एक बार धक्का दे रहे हैं, तब हम लोग समझ पाएंगे। क्या जादू हो रहा है यार यहाँ पे। बस यार हो गया, ज़्यादा बड़ा नहीं, गुस्सा नहीं, ठीक है। तो जैसे ये दो ऑब्जेक्ट है अपने पास, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक बार हम धक्का देंगे और एक बार खींचेंगे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं पुल। पुल कहने का मतलब इसको कुछ ऐसे खींच रहे हैं। जैसे मान लो ये, जब इसको खींचेंगे तो ऐसे ना हम खड़े रहेंगे, ऐसे कुछ खींचेंगे इसको, और एक बार इसको हम धक्का देंगे। तो धक्का देंगे, तो धक्का देने के लिए ये हो गया अपना धक्का देने वाला फोर्स। थोड़ा सा ऊपर कर दें, हाँ, ये हो गया धक्का देने वाला फोर्स। इसको हम ऐसे धक्का दे रहे हैं, ठीक। तो दोनों कंडीशन अब देखना है। एक बार हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, एक बार पुश कर रहे हैं मतलब धक्का दे रहे हैं। तो ये पुल वाला केस है। तो जैसे देखो, अगर हम यहाँ पे पुल कर रहे हैं, इस वाले ऐसे हम पुल कर रहे हैं इसको, तो किसी एंगल पे हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर हम किसी एंगल पे इसको फोर्स लगा रहे हैं तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे अगर हम इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ। तो इस फोर्स को अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो इसका दो कंपोनेंट आएगा अपने पास। तो एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, और हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे इस थीटा एंगल से हम इसको खींच रहे थे, मतलब हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे हम इसको खींच रहे थे। तो अगर जिस तरफ थीटा है तो उस तरफ, जैसे मान लो इसको हम एफ फोर्स से खींच रहे थे, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा आ जाएगा, और उसके परपेंडिकुलर आ जाएगा अपने पास एफ साइन थीटा। तो सबसे पहले जो फोर्स हम लगाए थे उस फोर्स को रिजॉल्व करके दो कंपोनेंट मिल गया, और इस पे, इस बॉडी पे दो फोर्सेस लगने हैं। एक तो mg लगना है और दूसरा क्या लगना है, दूसरा लगना है नॉर्मल। मतलब ये फोर्स तो लगना ही लगना है बॉडी पे। सेम अगर हम लोग इधर आ जाएंगे तो यहाँ पे भी, इस बॉडी पे भी नॉर्मल लगना ही लगना है और mg लगना ही लगना है। तो ये दो फोर्सेस रहना है। बाकी ये भी अपने पास फोर्स है किसी एंगल थीटा पे। तो अगर किसी एंगल थीटा फोर्स है तो फिर ये अंदर की तरफ आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और फिर नीचे की तरफ आ जाएगा एफ साइन थीटा। तो इसको डॉटेड पेन से बना देते हैं, डॉटेड ऐसे कुछ ऐसे, नीचे की तरफ आ जाएगा एफ साइन थीटा। तो हम उम्मीद करते हैं फोर्स को रिजॉल्व करना तुम लोग देख लिया होगा, फोर्स को रिजॉल्व करना समझ गया होगा। अगर अपने पास कोई एक फोर्स है उसको हम थीटा एंगल पे लगा रहे हैं तो उसको रिजॉल्व करके दो कंपोनेंट मिला। अब इस पूरे ऑब्जेक्ट पे जो लगने वाला फोर्स है, और फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन से रिलेट करके हम लोग इसको देख लिया जाए। तो रिलेट करके जब देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो देखो इस वाले के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला।
तो ये वाला पार्टी है, तो इस ऑब्जेक्ट पे जो लगने वाला फोर्स है वो सारा फोर्सेस हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट कहीं मूव नहीं कर रहा, वो मूव कर रहा है आगे की तरफ, हम उसको खींच रहे हैं ना। हमको ये देखना है खींचना आसान है कि धक्का देना आसान है, तो हम इसको खींच रहे हैं हम आगे की तरफ। तो आगे की तरफ कौन सा फोर्स है? एफ कॉस थीटा, मतलब इसको जो मोशन करा रहा होगा, कौन सा फोर्स मोशन करा रहा होगा? एफ कॉस थीटा। और ऊपर नीचे लगने वाला फोर्स क्या है? तो ऊपर नीचे लगने वाला फोर्स है, ऊपर लग रहा है अपने पास एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, ऊपर लगने वाला फोर्स ये हो गया। यहाँ से अगर हम n का वैल्यू निकालेंगे, n का वैल्यू क्यों निकालेंगे? क्योंकि n क्या होता है? वेट होता है। हम लोग लिफ्ट वाले में डिस्कस किए ना, n क्या होगा? एक तरह से वेट होगा। तो जो n का वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? एम जी माइनस एफ साइन थीटा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो ये रहा है कि जो उसका एम जी वेट है उसमें से एफ साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट कम हो जा रहा है, तो जो उसका वेट आ रहा, अपेरेंट वेट आ रहा, वो ये आ रहा है, n इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब सेम इसको सॉल्व कर ले, हम इसको सॉल्व करके देखिए, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या फोर्सेस है। तो इसको जो आगे लेके जा रहा है फोर्स, वो फोर्स है एफ कॉस थीटा, और ऊपर नीचे लगने वाला फोर्स है ये वाला। तो ऊपर की तरफ है एन, नीचे की तरफ है एम जी प्लस एफ साइन थीटा। यहाँ तो डायरेक्ट एन का वैल्यू आ गया। यहाँ पे एन का वैल्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, यहाँ पे एन का वैल्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो जो अपने पास एन है वो अपेरेंट वेट है, जो वेट अपने को अपीयर होगा। तो दोनों केस में एन कौन सा ज़्यादा है? जैसे मान लो इसको n1 बोल देते हैं, इसको n2 बोल देते हैं। तो अगर दोनों केस में बात करने जाएंगे तो n2 जो है वो ग्रेटर देन है n1। अगर n2 ज़्यादा है तो जो फोर्स लगाना पड़ेगा अपने को, मतलब यहाँ जो फोर्स लगेगा, तो जो फोर्स F2 पे लगेगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा किस पे? F1 पे। जो हम F cos थीटा लगा रहे, जो हमारा फोर्स लग रहा है वो F2 पे जाते लगाना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू F1। इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं? F2 मतलब सेकेंड वाला क्या? सेकेंड वाला क्या मतलब पुल कर रहे हैं, हम लोग पुल कर रहे हैं ना, सेकेंड वाला पुश कर रहे, धक्का दे रहे, सेकेंड वाला केस पुश कर रहे। तो हेंस पुलिंग इज ईजियर देन पुशिंग। क्या पता चल गया? कि पुल करना आसान है एज कम्पेयर टू पुशिंग। पुशिंग मतलब खींचना, पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धक्का देना। तो पुल करना आसान है, वही बात करें, ये वाला काम आसान है। तो ये क्या था अपने पास? पुलिंग। तो ये पुल करना आसान है एज कम्पेयर टू किसके? पुशिंग के। तो अगर हम लोग पुल और पुश में बात करेंगे, अगर जैसे मान लो रोलर रखा हुआ है क्रिकेट स्टेडियम में, वहाँ पे रोलर रखा हुआ है, रोलर हेवी ऑब्जेक्ट है, उसको क्या करना आसान होगा? तो उसको धक्का देना आसान होगा कि उसको खींचना आसान होगा? तो उसको खींचना आसान होगा। ठीक है, जैसे अगर हम एक तरफ चले जाएं और उसको खींचेंगे तो खींचना आसान होगा एज कम्पेयर टू उसको धक्का देना। जैसे उसको रोल कराना है, तो अगर हम धक्का दे के रोल करा रहे हैं तो वो टफर साइड में चला जाएगा, लेकिन उसको हम खींच के रोल करा रहे हैं तो आसान साइड में चला जाएगा। समझ आए बात? तो वही चीज़ यहाँ पे रिजॉल्व करके देखेंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई मेरे, ये सब हम लोग क्वेश्चन नहीं डिस्कस करें, बताया ना, लिफ्ट वाला प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, एक और इसके बाद आएगा हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, ये सब एक तरह से क्वेश्चन है। अब जैसे होता है क्या है कि दो टाइप का हम लोग डिस्कस कर लिए, लिफ्ट डिस्कस कर लिया और ऑब्जेक्ट की, मतलब पुश और पुल क्या आसान है। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ आएगा। अब हम लोग चलते आगे बढ़ते, तो आगे अपने को लगता है हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम ही होगा। हाँ, तो हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम में, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम में क्या होता है कि जैसे घोड़ा जो है, घोड़े गाड़ी को जो खींचता है तो कैसे कैसे क्या क्या फोर्सेस लगते हैं, उसी के बारे में है ये। तो इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सब अब आता नहीं है। लिफ्ट वाला प्रॉब्लम भी कम ही आता है, फिर ये पुश पुल वाला शायद क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, इसलिए हम उसको डिस्कस कर लिए। बाकी हॉर्स कार्ट वाला प्रॉब्लम जैसे हम लोग ये सारा चीज़ डिस्कस के वैसे ही करना है। जैसे देखो करना क्या, कार्ट है, कार्ट पे लगने वाला फोर्सेज हो गया, और यहाँ पे एक नया फोर्स आया है, ये फोर्स, और अभी तक इसके बारे में हम लोग बात नहीं की है। तो ये इसके बारे में बात नहीं की, तो जब इसको समझ लेंगे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये है अपने पास फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है जब कोई दो ऑब्जेक्ट मोशन करता है या फिर खड़ा भी है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स तीन टाइप का होता है, स्टैटिक, रोलिंग, काइनेटिक। ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो नहीं होगा तो वहाँ पे डिस्कस। फिर देखो एक और फोर्स है यहाँ पे, ये टी मतलब टेंशन हो जाए। हाँ, यहीं पे थोड़ा थोड़ा बता दे रहे, फ्रिक्शनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स। टेंशन, टी मतलब हो गया टेंशन फोर्स, टेंशन थ्रेड में लगता है। जैसे मान लो ये धागा है, ये वायर है, अगर हम इसको खींच रहे हैं तो इसमें लगने वाला फोर्स है टेंशन, मतलब हम दोनों तरफ से खींच रहे हैं तो इसमें लगने वाला फोर्स क्या है? टेंशन। और टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है? अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट।
जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इस तरफ टेंशन क्या, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट था इस तरफ, अवे फ्रॉम द, मतलब एक ही थ्रेड में टेंशन लग रहा है, लेकिन दोनों अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट हम रखे हैं तो दोनों साइड में अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट लगेगा, और एक थ्रेड में एक ही टेंशन होगा, मतलब अलग अलग टेंशन नहीं होगा। लेकिन अगर इसी थ्रेड को हम किसी और थ्रेड से कंटिन्यू कर दे, जैसे मान लो ये है, यहाँ पे एक दूसरा थ्रेड हम लगा दें, तो दोनों थ्रेड में टेंशन अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि टेंशन कहीं ना कहीं मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वेट है, और ये तो अपने पास आर मतलब नॉर्मल है, तो बस बाकी उसका रिजॉल्व करके बताया गया सारा चीज़ कि आगे की मोशन होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अगर आगे आएगा तो। उसके बाद हम लोग देख लें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और उससे पहले ये है अपने पास, तो ये है क्या कह रहा है, तो जितना अभी तक हम लोग पढ़े हैं उस हिसाब से हम लोग एनसीईआरटी का ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं। कौन सा, यहाँ 5.2 लिखा है, लेकिन तुम लोगों के बुक के हिसाब से 4.2, 4.13 और 4.9 ये सब क्वेश्चन कर सकता है तुम लोग, तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, ठीक है। हम लोग चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। आगे है अपने पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो अच्छा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब क्या हो गया कि जो मोमेंटम इनिशियल था वही मोमेंटम फाइनल रहेगा, तभी तो कंजर्व रहेगा। कंजर्व ऑफ मोमेंटम, कंजर्व मतलब बचा के रखना, किसको, मोमेंटम को, तो मोमेंटम को बचा के रखना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम कैसे बचेगा, तो इसको तो प्रूफ करना पड़ेगा कि मतलब जो किसी चीज़ का जो स्टार्टिंग में मोमेंटम था वही फाइनल मोमेंटम होगा, तभी तो हम उसको बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसके लिए क्या लेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा वो देख लीजिए। सबसे पहले हमको क्या देखना है, इट इज़ अ कंसिक्वेंसेज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड लॉ। तो जो न्यूटन का सेकेंड और थर्ड लॉ है उसी से ये है, देखो मोमेंटम, असली मोमेंटम किस में बात होता है, सेकेंड लॉ में, क्योंकि मोमेंटम का कॉन्सेप्ट सेकेंड लॉ में आता है। और थर्ड लॉ में हम देखते हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये जो मोमेंटम का कहानी हो कहीं ना कहीं सेकेंड और थर्ड लॉ से आया हुआ है। ये कहता है कि जो टोटल मोमेंटम है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का ऑफ ए इंटरएक्टिंग पार्टिकल रिमेन कंजर्व। आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब पूरे एक सिस्टम के बारे में बात करना है, ऐसा नहीं कि हम एक इधर बात करें एक दूसरा बात करें, तो एक ही सिस्टम के लिए बात करना है। कोई एक सिस्टम है, उसी सिस्टम के लिए अगर हमको बात करना है तो जो मोमेंटम इनिशियल रहेगा वही मोमेंटम फाइनल रहेगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका कई सारे न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या लेना है, दो बॉडीज़ लेना है। दो बॉडीज़ को हम लोग क्या बोल देंगे, ए और बी बोल देंगे। तो टू बॉडीज़ है अपने पास, जिसको ए और, हम देखो यहाँ पूरा लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पूरा लिखा हुआ है, यहाँ बस हम काम का चीज़ लिखेंगे, ठीक है। तो ये तुम लोगों को लेकिन ऐसे करना है डिराइव, ऐसे नहीं करना। तो टू बॉडीज़ ए एंड बी, और दोनों एक दूसरे से टकरा रहा है, ठीक है। तो जैसे ये हो गया एक बॉडी, ये हो गया बी बॉडी, दोनों एक दूसरे की तरफ मान लो मोशन कर रहा था, और मोशन करने के बाद दोनों एक दूसरे से टकराए। तो जब टकरा रहा है एक दूसरे से तो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेगा, ये इधर फोर्स अप्लाई करेगा, ये इधर फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये फोर्स अप्लाई करेगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये लगेगा। और दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा, ठीक है। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ फोर्स बी ऑन ए ड्यू टू ए। ये जगह इक्वेशन, ये बात समझ आए। दोनों मान लो कोई तो बॉडी है, दोनों एक दूसरे से टकराए, तो ऐसा मान ले रहे कि वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई किया एक दूसरे पे, ठीक है। तो अब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई किया, और इसका जो टाइम ऑफ कांटेक्ट था बहुत छोटा था, तो उस हिसाब से हम लोग बात कर सकते हैं। देन अगर इफ़ टाइम ऑफ कांटेक्ट इज स्मॉल, इफ़ नहीं ऐसे लिख देते हैं, लेट टाइम ऑफ कांटेक्ट इज डेल्टा टी, मतलब जब तक वो लोग टकराया था तो एक दूसरे के साथ जो था, तो कितने टाइम के लिए एक दूसरे के साथ था, डेल्टा टी टाइम के लिए। तो अगर डेल्टा टी टाइम के लिए एक साथ था तो उस समय क्या इम्पार्ट होगा, इम्पल्स इम्पार्ट होगा। देयरफॉर इम्पल्स ऑफ ए बी के लिए इम्पल्स निकाल रहे, तो ए बी के लिए इम्पल्स क्या मिलेगा, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डेल्टा टी। तो फोर्स इंटू डेल्टा टी, फोर्स का हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम। और ये मतलब एक तरह से इम्पल्स का भी फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम। अब मोमेंटम को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे मोमेंटम बोलेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम हम ए बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं पी डैश ए, फाइनल मोमेंटम को पी डैश ए। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे ए ऑब्जेक्ट था, उसके पास स्टार्टिंग का मोमेंटम ए मान ले रहे, और टकराने के बाद जो मोमेंटम आया उसके पास वो क्या गया, पी डैश ए। तो उस हिसाब से इम्पल्स क्या आ जाएगा, पी डैश ए माइनस ऑफ पी ए। इसी तरीके से हम ए एफ बी ए निकाल सकते हैं। सिमिलरली इम्पल्स ऑफ एफ बी ए
क्या मिल जाएगा अपने को, तो ये मिल जाएगा अपने को, यहाँ लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं अभी, तो P डैश बी माइनस ऑफ पी बी मिलेगा। ये हो जाएगा इक्वेशन 3, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, तीनों इक्वेशन को देखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अगर तीनों इक्वेशन को देखा जाएगा तो क्या रिजल्ट मिलता है, तो पहला इक्वेशन था एफ ए बी, तो एफ ए बी कहने का मतलब ये लिख देंगे, तो P डैश ए माइनस ऑफ पी ए इज इक्वल्स टू एफ बी ए कहने का मतलब ये P डैश बी माइनस ऑफ पी बी। अब परिवार मिलन कर ले, परिवार मिलन कैसे होगा, तो पी ए इनिशियल वाला एक पास ले आता है, पी ए और पी बी इधर रहेगा प्लस पी बी। ठीक है, और ये हो जाएगा अपने पास फाइनल वाला पी डैश ए प्लस पी डैश बी। तो ये क्या है, ये है टोटल इनिशियल मोमेंटम, पी ए माइनस में पी ए। अच्छा थोड़ा सा इधर गलती लिखी क्या, तो इसको सही करके लिखते हैं, परिवार मिलन ही करना अपने को। तो क्या देखने को मिलेगा, पी डैश ए है तो इसको इधर लिखेंगे पी डैश अगर बी है तो ये जगह माइनस ऑफ पी डैश ए। अच्छा एक गड़बड़ कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये था माइनस, जैसे इक्वेशन 1 था एफ ए बी माइनस ऑफ एफ बी है, तो यहाँ माइनस भी लगेगा ना, यहाँ माइनस भी लगेगा भाई मेरे। हाँ, तो अब मिलेगा अपने को P डैश ए माइनस ऑफ पी ए माइनस ऑफ P डैश बी प्लस ऑफ पी बी। अब परिवार मिलन अगर कर लेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो परिवार मिलन से मिलेगा अपने को P डैश ए, इधर आएगा तो P डैश बी प्लस में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो टोटल फाइनल मोमेंटम है, टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। मतलब कोई सिस्टम है अपने पास, वो सिस्टम क्या था, वो दोनों एक दूसरे का मोशन कर रहा था और उसका टकराया है, टकरा के फिर मान लो वापस गया, तो स्टार्टिंग का जो उसका मोमेंटम था और टकराने के बाद का जो मोमेंटम है वो दोनों क्या है सेम आएगा। तो इसका मतलब बस चेंजेस होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, लेकिन स्टार्टिंग और फाइनल को देखेंगे तो सेम आएगा। स्टार्टिंग का टोटल मोमेंटम और फाइनल का टोटल मोमेंटम देखेंगे तो सेम आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन क्या होना चाहिए, ये एक सिस्टम के लिए बात होना चाहिए। अगर हम दो अलग अलग चीज़ों को लेकर बात करेंगे तो ये बात गलत हो जाएगा। तो क्या हो गया अपने पास, टोटल इनिशियल मोमेंटम टोटल फाइनल मोमेंटम सेम आ गया। कब, जब कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले से कई सारा क्वेश्चन डिस्कस होगा, तो वही देख लीजिए कहाँ कहाँ इन चीज़ों को हम लोग काम में ले सकते हैं। तो अब अपने पास एप्लीकेशन इसका, तो सबसे पहले रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन क्या होता है कि जब कभी भी किसी फायरिंग किया जाता है, तो देखो फायरिंग तुम लोग देखा होगा, किया तो नहीं होगा, अभी कट्टा वट्टा तो चलाता नहीं होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, अच्छा लड़का होगा तुमको। तो जब कभी फायरिंग किया जाता है ना, तो गन जो है पीछे की तरफ आता है। जैसे मान लो बुलेट तो आगे की तरफ जाता है, लेकिन गन पीछे की तरफ आता है। तो होता क्या है कि जैसे मान लो जब एक स्टार्टिंग का सिस्टम है, जैसे मान लो अपने पास ये बंदूक है, ये बंदूक है, ये क्या हो गया जादू, ये बंदूक हो गया, इस बंदूक में ये गोली हो गया, ठीक है। अभी देखो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, एक गोली है एक बंदूक है, तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। अब स्टार्टिंग का इसका मोमेंटम हमको निकालना है, तो पहले हर चीज़ लिख लिया जाए। तो स्टार्टिंग का जो मास हो जाएगा, मास ऑफ गन क्या मान लेंगे, कैपिटल एम, मास ऑफ बुलेट क्या हो जाएगा, स्मॉल एम, वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या हो जाएगा, स्मॉल वी, वेलोसिटी ऑफ गन रिकॉइल क्या हो जाएगा, कैपिटल वी। गन रिकॉइल मतलब जो पीछे आ रहा है। तो देखो जैसे हम फायरिंग कर देंगे, इसमें से जैसे फायरिंग करेंगे तो ये बुलेट यहाँ आएगा, ऐसे करके निकलेगा, तो बुलेट का कुछ वेलोसिटी होगा और गन का इस तरफ कुछ वेलोसिटी होगा। बुलेट का वेलोसिटी हम मान लेते हैं स्मॉल वी, गन का वेलोसिटी मान लेते हैं कैपिटल वी। गन जो पीछे की तरफ जब आएगा तो उसका मान लेते हैं कैपिटल वी। और मास क्या होना है, तो गन का मास m मान लेते हैं, बुलेट का मास स्मॉल m मान लेते हैं। ये हो गया। अब हम लोग को क्या देखना है, अपने को निकालना है फायरिंग के बाद का कंडीशन। फायरिंग के बाद का कंडीशन मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो मोमेंटम बुलेट का हो जाएगा
मास इंटू वेलोसिटी, और गन का हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला तो यही होता है। अब देखो हम लोग स्टार्टिंग बात कर लेंगे कि स्टार्टिंग में क्या है। स्टार्टिंग कहने का मतलब जब गन के अंदर बुलेट है तो कोई भी मोशन हो रहा है क्या, चाहे गन का चाहे बुलेट का, कोई मोशन हो रहा है, किसी का भी कोई मोशन नहीं हो रहा। तो जब कोई मोशन नहीं हो रहा है तो मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल्स टू मोमेंटम फाइनल, और ये हम क्या लिया लगा दिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिए। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम फाइनल बराबर होना चाहिए। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो। क्यों जीरो है, तो ना तो बुलेट मूव कर रहा है ना तो गन मूव कर रहा है, तो दोनों का वेलोसिटी जीरो है, तो दोनों का इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन फाइनल मोमेंटम अगर निकालने जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो फाइनल मोमेंटम एक तो सबसे पहले जो बुलेट है वो भी मूव करेगा किस स्पीड से, मास इंटू वेलोसिटी से। जो गन है वो भी मूव करेगा मास इंटू वेलोसिटी से। तो दोनों के पास कुछ ना कुछ मोमेंटम आ गया। तो वो दोनों के पास जब कुछ ना कुछ मोमेंटम आ गया तो दोनों के मोमेंटम को हम ले दिए। तो गन का मोमेंटम आ गया मास इंटू वेलोसिटी, बुलेट का मोमेंटम आ गया मास इंटू वेलोसिटी। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है, यहाँ पे टॉपिक नेम था रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन मतलब अपने को कैपिटल वी का वैल्यू निकालना, मतलब गन जो है पीछे की तरफ कितने वेलोसिटी से आएगा। तो पीछे की तरफ कितने वेलोसिटी आएगा, वी निकालना है। तो ये जगह माइनस ऑफ एम बी अपॉन में कैपिटल एम। तो ये है अपने पास रिकॉइल ऑफ गन का वेलोसिटी। मतलब कि अगर फायरिंग करेंगे, बुलेट अगर आगे जा रहा तो गन पीछे आएगा, तो गन का वेलोसिटी क्या होगा, तो गन का वेलोसिटी ये हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एम। अब देखो माइनस में क्यों आ रहा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है ना, बुलेट आगे जा रहा गन पीछे आ रहा, तो इस अपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये माइनस में आ रहा है। तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग मोमेंटम के कंजर्वेशन पे सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जांपल तो ये होगा रिकॉइल ऑफ गन। दूसरा एग्जांपल होगा रॉकेट का प्रोपल्सन, मतलब रॉकेट जब ऊपर जाता है तो उस समय जो केस होता है वो भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का होता है। देख लो, अब अगला जो है अपने पास रॉकेट प्रोपल्सन है, और यहाँ कटा हुआ इसलिए है क्योंकि ये है नहीं, अपने एनसीईआरटी में शायद है नहीं, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले देख लो अब कौन कौन सा क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये क्वेश्चन हो जाएगा 4.17, 4.18, 4.19, मतलब ये सब क्वेश्चन डिस्कस किया जा सकता है एनसीईआरटी का, मतलब ट्राई किया जा सकता है। तो हम एक बार रॉकेट प्रोपल्सन तुम लोगों को समझा देते हैं कि रॉकेट प्रोपल्सन क्या होता है, और उसके बाद फिर आज का वीडियो यहीं रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तक हो जाएगा। उसके बाद अपना इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक आते हैं, थोड़ा दूध गर्म करने को रखें, देख लें उसको भी। तो अब हम लोग को बात करना रॉकेट प्रोपल्सन के बारे में। रॉकेट प्रोपल्सन में होता क्या है, जैसे मान लो कोई रॉकेट है अपने पास, वो रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर हम उसको लॉन्च कर रहे हैं, रॉकेट को अगर हम ऊपर की तरफ लॉन्च कर रहे हैं तो उसके पीछे गैसेस निकलते हैं। ये तुम लोग देखा होगा ना, रॉकेट अगर जाता है तो उसके पीछे गैसेस निकलता है। तो अगर हम लोग बात कर लें कि मान लो हम ऐसा मान लें कि मोशन उसका स्टार्ट हो गया, ठीक है, अभी जस्ट मोशन उसका स्टार्ट हुआ है, तो मतलब जब हम देखना शुरू किए हैं तो उस समय टाइम क्या है, जीरो। मतलब जब हम मोशन स्टार्ट करते हुए देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, तो उस समय उसका टाइम क्या मान लिया, जीरो। मतलब जो हम किसी चीज़ को होते हुए देख रहे हैं, जीरो। उस समय उसके पास जो मास है वो हो गया एम नॉट। एम नॉट को हम बोलते हैं रेस्ट मास, मतलब बस अभी शुरू हुआ है कहानी, हर चीज़ अभी शुरू हुआ है। और इस समय जो इसके पास वेलोसिटी है उसको हम बोल देते हैं वी नॉट, ठीक है। स्टार्टिंग वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, इनिशियल मास एम नॉट। टाइम कौन से टाइम पे बात करें, जीरो टाइम पे बात करें। लेकिन जैसे थोड़ा सा टाइम बीतेगा, मतलब रॉकेट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो जब रॉकेट थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो उस समय क्या क्या देखने को मिलेगा वो बात कर लें। तो हमको इसका गैस देखते हुए मिलेगा। गैस का वेलोसिटी किस तरफ होगा, नीचे होगा, जिसको हम बोल देते हैं वी जी, ठीक है। ऊपर की तरफ रॉकेट का वेलोसिटी होगा जिसको वी बोल देते हैं, और इसका मास हो जाएगा एम। अब हम ये जानना चाह रहे हैं, इस यहाँ पे इन दोनों केस में हम बात करना चाह रहे हैं कि एम नॉट और एम में क्या रिलेशन होगा, मतलब ग्रेटर और लेस का। तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा, ठीक है। और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, तो वेलोसिटी में ये रिलेशन होगा। अब देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब स्टार्टिंग के केस में हम देखें, मतलब जब रॉकेट प्रोपल्सन शुरू ही होने वाला था, तो हमको क्या देखने को मिला, और रॉकेट का मास, रॉकेट का वेलोसिटी, इतने वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। उस समय उतना गैसेस नहीं निकल रहे थे, लेकिन जैसे वो ऊपर जाना शुरू किया तो अपने को एक वेलोसिटी देखने को मिला गैसेस का, मतलब गैसेस नीचे की तरफ कुछ वेलोसिटी है। जैसे देखो तुम लोग रॉकेट लॉन्च अगर कभी देखेगा, कोई भी यूट्यूब वगैरह पे लगा के देख लेना, या फिर कभी भी डिस्कवरी वगैरह चैनल पर रॉकेट लॉन्चिंग दिखाएगा, तो सबसे पहले गैसेस, बहुत सारा गैसेस निकलता है,
उसके थोड़ी देर बाद रॉकेट चलता है। तो वही केस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में जब वो जिस वेलोसिटी से जाने वाला उस वेलोसिटी को हम लिख लिए, उस स्टार्टिंग का उसका मास लिख लिए, लेकिन जैसे मोशन शुरू हो गया तो उस वेलोसिटी को वी बोल दिया, नीचे की तरफ गैसेस निकलने लगे उसको वी जी बोल दिया, और मास हो गया एम। अब ये मास में क्या रिलेशन है, तो ये जो मास है एम नॉट वो ज़्यादा हुआ, क्यों? क्योंकि उस समय उसके अंदर फ्यूल्स है। ठीक है, हम ऐसा कह रहे हैं लेकिन ये सही कॉन्सेप्ट नहीं है। हम जो बोल रहे हैं बस समझने के लिए बोल रहे हैं कि हम ऐसा मान रहे हैं कि इस समय इसके अंदर फ्यूल भरा हुआ है, लेकिन कुछ फ्यूल को बर्न करके वो गैसेस के फॉर्म में निकाल दिया तो वो मास कम हो गया, तो इसलिए एम नॉट ग्रेटर देन हो गया एम। ठीक, बाकी वेलोसिटी इस समय वो कोशिश कर रहा था उड़ने का, ठीक है, तो वी नॉट वेलोसिटी से इस समय वो उड़ने लगा है, तो भाई ये कोशिश कर रहा था उड़ने का और ये अब उड़ने लगा तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी तो ज़्यादा होगा, तो ये जो वेलोसिटी वो ज़्यादा हो जाएगा। और नीचे की तरफ कौन सा वेलोसिटी? गैसेस का वेलोसिटी। तो ये दो कंडीशन केस समझ आए कि हम लोग कौन कौन सा केस ले रहे हैं। अब हमको क्या करना है ना, एक छोटे टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस बात करना है हर चीज़। तो देखो वही सब यहाँ पे लेट किया गया है। जैसे यहाँ पे क्या लेट किया गया, जब टाइम 0 है तो इनिशियल मास एम नॉट है, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है। एट टाइम टी पे मास अपने पास एम है, वेलोसिटी अपने पास वी है। अब हम लोग बात करेंगे ना, और ये देखो रिलेशन भी है, ये वाला रिलेशन जो यहाँ पे हम बात किए हैं। अब क्या करना है, अपने को एक छोटे से टाइम के लिए बात करना है, छोटे से टाइम में हर चीज़ को देखना है। तो जब हम छोटे से टाइम के लिए देखेंगे, जैसे अब रॉकेट जैसे रॉकेट का मोशन शुरू हो गया, तो एक छोटे से टाइम के लिए अगर हमको देखना है, मतलब अब जो टाइम है अपने पास वो क्या है, टी प्लस डी टी। अब एक छोटे से टाइम के लिए हमको सारा चीज़ डील करना है, तब क्या देखने को मिलेगा, तो उस केस में जो मास हो जाएगा, जो मास देखने को मिलेगा अपने को, मतलब जब मोशन शुरू हो गया तब जो मास देखने को मिलेगा, मास क्या हो जाएगा, मास एम माइनस डी एम हो जाएगा। ठीक है, एम क्या था, रॉकेट का मास, डी एम क्या है, जो गैसेस जो निकल गया, तो जब ऊपर चला गया है वो तो कुछ ना कुछ मास में कमी आएगा, वो जो मास में कमी आ रहा है उसको हम क्या बोल दे रहे हैं, डी एम बोल दे रहे हैं। ठीक है, कौन से टाइम की बात हो रहा है, डी टी प्लस डी टी। उसके बाद अगर हम वेलोसिटी बोल देंगे तो ये वेलोसिटी हो गया, साथ में कुछ उसके पास ऊपर जाने के लिए वेलोसिटी, एक्स्ट्रा वेलोसिटी जो उसके पास होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो बढ़ता जाएगा, तो जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी होगा उसको हम क्या बोल दिए, डी वी बोल दिए। ठीक, इतना कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ गैसेस को वी जी ही बोलेंगे, नीचे की तरफ जो वेलोसिटी ऑफ गैस हो जाएगा उसको वी जी बोल देंगे। तो ये सब कुछ कंडीशन मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखो ऐसा कोई भी चीज़ जहाँ पे आगे और पीछे दोनों तरफ मोशन हुआ दिखाई दे, या फिर ऐसा कोई भी चीज़ जिससे कोई चीज़ आगे बढ़ रहा है तो पीछे की तरफ भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे हम लोग मोमेंटम का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। इनिशियल, अब देखो इनिशियल अगर हम लोग बात करें तो इनिशियल मास था रॉकेट का एम, जो वेलोसिटी था वी। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो फ्यूल जो निकल रहा था उसका तो कोई मास नहीं, क्योंकि हम क्या बोले, फ्यूल अंदर ही है, तो फ्यूल अंदर है तो उस केस में हम मास ये बोल रहे, लेकिन गैसेस निकलना शुरू हो रहे थे, तो वेलोसिटी ऑफ गैस को जी बोलते हैं। स्टार्टिंग का जो हम लोग यहाँ पे ये लटके हैं ये वाला, उसको बात करें तो यहाँ पे गैसेस तो निकलना शुरू हो रहे थे, लेकिन अभी उतना बर्निंग नहीं हो रहा था फ्यूल का, तो स्टार्टिंग का जो मास था हम एम बोल दिए। ठीक है, उसके पास जो वेलोसिटी था वी बोल दिए, मतलब एक तरह से ये केस है, और जो स्मॉल टाइम डी टी के लिए बात है वो केस हम लोग लेंगे। ये वाला केस जब मोशन शुरू हो गया है और जब हवा में चला गया है कुछ छोटे टाइम के लिए हम लोग सारा बात करेंगे। तो ये केस में मास एम था, वेलोसिटी भी था, वेलोसिटी गैस नीचे की तरफ था। ठीक, अब हम लोग बात कर ले जब स्मॉल टाइम के लिए बात करें, तो स्मॉल टाइम के लिए बात करेंगे तो जो मास में थोड़ा सा कमी आ जाएगा, वो मास का कमी हम क्या लिखेंगे, एम माइनस डी एम लिखेंगे। तो एम माइनस डी एम लिख देंगे। इस समय कुछ तो वेलोसिटी होगा इसके पास, तो इस समय जो वेलोसिटी होगा वी प्लस डी वी होगा। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी हो गया, प्लस गैसेस के लिए बात कर लेंगे तो गैसेस का मास डी एम है, और जो वेलोसिटी है माइनस ऑफ वी जी है नीचे की तरफ। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या बात कर लें, तो ये हो जाएगा एम वी प्लस 0, तो कैंसिल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो देखो हम अब यहाँ पे बता दे रहे हैं, सॉल्व नहीं करें, यहाँ पे डायरेक्ट बता दे रहे हैं, तो क्या देखने को मिलेगा, तो ये कुछ देखने को मिलेगा, ये एम वी इज इक्वल्स टू एम वी प्लस एम डी वी माइनस ऑफ वी डी एम, ये मिलेगा। अब इसमें से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, तो जो कैंसिल होने वाला पार्ट है एम वी कैंसिल। ठीक है, ये भी बहुत स्मॉल है तो ये नेगलेक्ट कर देंगे हम इसको, तो कुल मिला के बचेगा एम डी वी माइनस ऑफ वी डी एम माइनस ऑफ डी एम वी जी। हमको यहाँ से निकालना है वेलोसिटी ऑफ गैसेस, मतलब कितने स्पीड से गैसेस निकलेंगे। तो अगले स्टेप में जब हम अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हम यहाँ से आप डायरेक्ट बता रहे हैं, ये वाला पार्टी हम बता रहे हैं। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं हम।
ये वाला पार्टी को लिखते हैं, ये वाला जो लाइन अपने को है वो लिख रहे हैं। तो अगर यहाँ से माइनस ऑफ एम डी वी है, माइनस यहाँ से कॉमन ले लिए तो वी डी एम प्लस डी एम वी जी ये मिलेगा। तो ये माइनस माइनस भी कैंसिल, तो ये हो गया एम डी वी इज इक्वल्स टू वी डी एम प्लस वी जी डी एम। ठीक है, अब एक परिवार मिलन करते हैं, एम डी वी माइनस ऑफ वी डी एम इज इक्वल्स टू वी जी डी एम। तो अगर हमको वेलोसिटी ऑफ गैसेस निकालना है तो ये एक रिलेशन अपने को मिल गया वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस के लिए। तो ये एक रिलेशन याद रखो। लेकिन देखो ये सब जो चीज़ हम लोग डिराइव कर रहे हैं ये डेरिवेशन ठीक है, लेकिन ये फार्मूला याद रखना ठीक नहीं है। फार्मूला क्यों याद रखना है? ना रिकॉइल ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन के लिए फार्मूला याद रखना है, ना अपने को रॉकेट प्रोपल्सन के लिए एग्जॉस्ट गैसेस का फार्मूला याद रखना है। अपने को आना चाहिए क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग रहा है। तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा मतलब जो भी सिचुएशन है अपने पास उस सिचुएशन को देखा जाएगा, वहाँ से हम लोग कंक्लूड करेंगे मास वेलोसिटी जो भी है अपने पास वो सारा इनिशियल फाइनल कंक्लूड करके सॉल्व करना हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से शुरू करेंगे। हम लोग यहाँ कोई रिजल्ट से शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों कंडीशन में, रिकॉइल में भी रॉकेट प्रोपल्सन में कभी भी हम लोग सॉल्व करेंगे स्टार्टिंग से ही सॉल्व करेंगे। ये बस बता दे रहे हैं कि फार्मूला क्या होता है, और सारा फार्मूला फिजिक्स में याद रखना संभव नहीं है। ठीक है, तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को याद रखो कैसे होता है, तो कैसे होता है अगर वो करना जान गया तो ये सब आ ही जाएगा अपने को। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो जो भी था सब समझ आएगा, बल्कि हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है, पढ़ते लिखते रहना है, और बस ज़्यादा इधर उधर का काम नहीं करना। तब तक के लिए राम राम।